पिछले शीर्षक में हमने इतिहास लेखन की यूनानी और रोमन परंपरा पर चर्चा की थी कि प्राचीन काल में यूनानियों द्वारा जो इतिहास लिखा गया उसकी विशेषताएं और उसकी कमियां क्या थीं। इन बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। एक बात मैं प्रमुखता से रखना चाहूँगा कि हमारे भारतीय इतिहासकारों में एक प्रवृत्ति रही है कि वे पश्चिम से आने वाली या हमें कहें पाश्चात्य जगत की हर वस्तु को एक प्रकार से भारतीयता की तुलना में अधिक महत्व देते हैं और इसी संदर्भ में यूनानी और रोमन इतिहासकारों को भी उस स्थिति में उनकी हर बात को अत्यधिक ही महत्व दिया गया। यद्यपि यह सत्य है कि यूनानी इतिहासकारों ने प्राचीन भारतीय इतिहास की तुलना में अधिक वैज्ञानिक और तथ्यपरक इतिहास लिखा है, परंतु ऐसा नहीं है कि उनके इतिहास लेखन में कोई कमी नहीं थी और उनका इतिहास लेखन पूर्णतया निष्पक्ष और पूर्णतया वैज्ञानिक था। जो प्रवृत्तियां प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में देखने को मिलती हैं और जिनके कारण भारतीय इतिहास की आलोचना की जाती है, लगभग वही प्रवृत्तियां हमें यूनानी इतिहास लेखन के प्रारंभिक दौर में भी देखने को मिलती हैं। जो यूनानी इतिहास लेखन का प्रारंभ होता है उसमें हम उसका ऐतिहासिक महत्व होमर की जो कविताएं हैं, होमर का जो महाकाव्य है इलियड और ओडिसी, उससे यूनानी इतिहास का जो महत्व है वह स्पष्ट होता है और आप समझ सकते हैं कि इलियड और ओडिसी एक प्रकार से उसी तरह के महाकाव्य हैं जिस तरह हमारे भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत है। होमर के महाकाव्य में जो विषय वस्तु है, यद्यपि वह पूर्णतया उसे हम ऐतिहासिक नहीं कह सकते हैं, परंतु फिर भी उसमें यूनानी इतिहास की एक झलक दिखाई पड़ती है। होमर की कविताओं का महत्व यूनानियों के लिए उसी प्रकार रहा है जिस प्रकार यहूदियों के लिए ओल्ड टेस्टामेंट का महत्व रहा है। होमर के पश्चात जो महत्वपूर्ण विद्वान हुआ जिसे हम इतिहास लेखन के प्रारंभ का भी श्रेय दे सकते हैं, वह है हेसियड। यद्यपि हेसियड का जो विषय था, जो विषय वस्तु हेसियड ने अपने लेखन में प्रस्तुत की, उसका मुख्य विषय धर्म था, परंतु फिर भी धर्म के साथ साथ हेसियड ने इतिहास लेखन पर भी विशेष ध्यान दिया। उसने ईश्वर के जन्म और आम जन के प्रति उसके व्यवहार का वर्णन अपनी पुस्तक में किया। हेसियड ने अपने जो ऐतिहासिक ग्रंथ में 4 युगों का वर्णन किया, तो उस 4 युगों को हेसियड ने युग चक्र सिद्धांत के आधार पर 4 धातुओं के नाम पर उसे निरूपित किया, जिसे स्वर्ण युग, रजत युग, कांस्य युग और लौह युग। इन युगों के जो मुख्य विशेषताएं इन युगों की थी
उसमें हेसियड लिखता है कि जैसे ही एक युग से दूसरे युग में परिवर्तन होता है, तो अर्थात स्वर्ण युग को उसने एक प्रकार से आदर्श स्थिति को माना, और तत्पश्चात उसमें जैसे ही गिरावट आई या जैसे ही सभ्यता में ह्रास हुआ, तो फिर स्वर्ण युग के बाद रजत युग में सभ्यता में और ह्रास हुआ, कांस्य युग में और लौह युग में आते आते मानव का जीवन दुखों और उत्पीड़न से परिपूर्ण हो गया। इस तरह हेसियड ने यह स्पष्ट किया कि युग परिवर्तन के साथ साथ परस्पर मानव में ग्रह कलह, संघर्ष आदि दृष्टिगोचर अधिक मात्रा में होता है। अब आप समझ गए होंगे कि जो युग चक्र का सिद्धांत है हेसियड का, वह निश्चित ही भारतीय परंपरा से मिलता जुलता है, क्योंकि भारतीय परंपरा में भी 4 युगों की कल्पना की गई, जिसमें सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो लगभग यही जो युग चक्र का सिद्धांत है, ऐसी समानता हेसियड के युग चक्र के सिद्धांत से मिलती है। दूसरा महत्वपूर्ण इतिहासकार जो हुआ यूनानी परंपरा में, वह हुआ हिकाटियस। यद्यपि हेसियड के जो युग चक्र का जो सिद्धांत था हेसियड का, उसकी विभिन्न इतिहासकारों ने आलोचना की है और इसे एक अनैतिहासिक अवधारणा कहा है। उनका मानना, जैसे कालिंगवुड का मानना था कि इतिहास का आधार धर्म न होकर मानव और उसके क्रियाकलाप होने चाहिए। तत्पश्चात जो हिकाटियस प्रमुख इतिहासकार हुआ, हिकाटियस जो हेरोडोटस का पूर्वगामी था, उसका जन्म यूनान के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उसने मिस्र का भ्रमण किया और तत्पश्चात अपने ग्रंथ को लिखा, जिसमें उसने ईरानी संसार का अर्थात ईरानियों का वर्णन किया और प्राचीन अवधारणाओं की उसने आलोचना ही नहीं की बल्कि उनका खंडन भी किया। हिकाटियस लिखता है कि मैं केवल वही लिखता हूं जिसे सत्य समझता हूं, क्योंकि यूनानियों की भिन्न भिन्न और हास्यास्पद कहानियां हैं। अर्थात हिकाटियस यूनानी समाज में प्रचलित विभिन्न किंवदंतियों, आख्यानों में विश्वास नहीं करता था। इसलिए वो लिखता है कि जो सत्य है मैं वही लिखता हूं और जिसे मैं सत्य समझता हूं वही मेरी विषय वस्तु का मूल विषय है। तत्पश्चात हम आते हैं प्रमुख यूनानी इतिहासकार पर, हेरोडोटस, जिसे कि इतिहास का जनक भी कहा जाता है। हेरोडोटस का जन्म एशिया माइनर के समुद्री तट पर स्थित हालिकारनेस नामक स्थान पर हुआ था। हेरोडोटस का जो इतिहास लेखन है, एक तरह से वह पूर्णतया मानववादी उसे विद्वानों ने कहा है। अर्थात हेरोडोटस का इतिहास लेखन मानव के क्रियाकलापों पर आधारित रहा है। हेरोडोटस की मान्यता रही है कि व्यक्ति का भाग्य उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और हेरोडोटस यहां तक कहता है कि देवता भी अपने भाग्य द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। इसलिए वह मानता है कि इतिहास की गति का आधार ईश्वर की इच्छा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो इस तरह हम मान सकते हैं कि हेरोडोटस का जो मानना था वह इतिहास में नियति और ईश्वर को प्रमुख मानता था। ये विद्वानों के लेख से स्पष्ट है। तो इस तरह हम मानते हैं कि हेरोडोटस के इतिहास लेखन में नियति और ईश्वर की एक महत्वपूर्ण भूमिका वह प्रस्तुत करता है। यद्यपि हेरोडोटस ने अपने इतिहास लेखन में पर्शियन वार्स अर्थात ईरानी युद्ध को मुख्य विषय बनाया है, और उसने ईरानी युद्धों का जो सुंदर वर्णन किया है, उससे मालूम पड़ता है कि उसने
अपने ग्रंथ में यूनानियों की विजय का अत्यंत सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। विद्वानों का मानना है कि उसकी प्रमुख विशेषता यह है कि उसके वर्णन में कोई पक्षपात और पूर्वाग्रह नहीं है और एक निष्पक्ष इतिहासकार के रूप में उसका कार्य सराहनीय है। उसने ईरानियों की बहादुरी का भी वर्णन किया है और उनकी बहादुरी की उसने प्रशंसा की है। जो हेरोडोटस का इतिहास लेखन है उसमें उसने प्राकृतिक कारकों को भी महत्व प्रदान किया है और मानवीय कार्यों को प्रकृति, भौगोलिक परिस्थिति और वातावरण के प्रभाव का परिणाम माना है। हेरोडोटस ने सर्वप्रथम ऐतिहासिकता को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। यद्यपि इसमें कई कमियां भी हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। फिर भी हेरोडोटस के इतिहास लेखन की जो विशेषताएं हैं उनमें प्रमुख हैं कि वह राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करने के अतिरिक्त अपने समय की सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटनाओं का भी उसने वर्णन किया है, अपने लेखन में उन्हें स्थान दिया है। इतिहास लेखन में उसने उपलब्ध साक्ष्यों का प्रयोग किया है। एक राष्ट्र के इतिहास को दूसरे राष्ट्र के इतिहास के संदर्भ में वर्णन करने की परंपरा को उसी ने प्रारंभ किया है। कथात्मक इतिहास को वैज्ञानिक स्वरूप देने की विधा का भी उसने आरंभ किया है और तर्क के आधार पर कारण का वर्णन करते हुए उसने परिस्थितियों को भी घटना के लिए उत्तरदायी माना है। और इस तरह हेरोडोटस का इतिहास हमें एक वैज्ञानिक स्वरूप की ओर ले जाता है। विद्वानों का मानना है कि उसने ही सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग अनुसंधान के संदर्भ में किया। कॉलिंगवुड ने लिखा है कि उसने इतिहास लेखन का एकमात्र उद्देश्य भावी पीढ़ी के लिए अतीत के मानवीय कार्यों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। बी शेख अली हेरोडोटस के इतिहास लेखन के संदर्भ में कहते हैं कि अपने इतिहास लेखन में हेरोडोटस ने यूनानी संसार के इतिहास लेखन में अतीत की परंपराओं, गीतों और कहानियों का एक जाल बुना है। उसके लेखन में इस लय और ताल की इस तरह का लय और ताल है कि उसके अध्ययन में पाठक की रुचि निरंतर बनी रहती है तथा उसकी कृतियों में घटनाओं का चलचित्र निरंतर चलता रहता है। परंतु हेरोडोटस की इतिहास लेखन की जो पद्धति है उसके संदर्भ में प्रसिद्ध इतिहासकार ई श्रीधरन लिखते हैं कि हेरोडोटस का जो इतिहास लेखन है उसके इतिहास लेखन में दूसरे तीसरे व्यक्ति से सुनी गई दूर दराज की घटनाओं के बारे में लिखना हेरोडोटस की पद्धति थी। जिज्ञासा और निरीक्षण की तेज ताकत के बल पर वह जानने की कोशिश करता है कि चीजें कैसे हुई थी। वह तार्किक व्याख्याओं की तलाश करता है जो जलवायु और भौगोलिक कारणों का प्रभाव बताती हैं, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण घटनाओं के छोटे मोटे महत्वहीन कारण बताने की प्रवृत्ति थी। जैसे वह औरतों का प्रभाव या ऐसी बातें लिखता है कि जैसे औरतों का प्रभाव या एकदम उनकी निजी बातें, इन बातों को भी वह बताने का प्रयास करता है, जो कि एक प्रकार से उसके इतिहास लेखन की कमी है। अति प्राकृतिक चीजों में विश्वास के कारण वह अपने आख्यान में अपनी भविष्यवाणियां, दिव्य दृष्टि और आगामी दुर्घटनाओं के बारे में दैवीय चेतावनी भी शामिल करता था। इस तरह ये उसके इतिहास लेखन का एक
दूसरा पक्ष है जिसमें वह एक प्रकार से किंवदंतियों या हमें कहें भविष्यवाणियों और दुर्घटनाओं के बारे में दैवीय चेतावनी को शामिल करता है। स्ट्रैबो ने तो यहाँ तक लिखा है कि हेरोडोटस की रचनाओं में बहुत उटपटांग भरा पड़ा है। यद्यपि ये तथ्य हमारे पाश्चात्य इतिहास प्रेमियों को नजर नहीं आते हैं। मैं हेरोडोटस के इतिहास लेखन की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, परंतु यह भी सत्य है कि हेरोडोटस का इतिहास लेखन प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की तुलना में बेहतर था, परंतु कमियों से मुक्त नहीं था। जैसे कि हेरोडोटस ऐसी कई बातें लिखता है कि जो कि एक प्रकार से अंधविश्वास से परिपूर्ण या हम कह सकते हैं किंवदंतियों से भरपूर हैं। जैसे कि वह लिखता है कि मिस्र की बिल्लियां आग में कूद जाती हैं, डैन्यूब के किनारे के लोग गंध से ही नशे में आ जाते हैं, पेडागस में एथेना की पुजारिन की भारी दाढ़ी थी, नेबूचादनेजार एक औरत था, आल्पस नदी थी। तो इस तरह की जो बातें वो लिखता है, तो ये एक प्रकार से अविश्वसनीय और जिन्हें कि स्ट्रैबो ने उटपटांग कहा है, परंतु फिर भी वो यह लिखता है कि अपने बचाव में उसने लिखा है कि उसे बताना मेरा दायित्व है, परंतु उसे मानने को मैं बाध्य नहीं हूं। इस तरह हेरोडोटस के इतिहास लेखन की भी हमें उसकी कमियों की झलक उसमें मिलती है। दूसरा प्रमुख इतिहासकार हुआ जो यूनानी इतिहासकार हुआ थ्यूसिडाइडस। थ्यूसिडाइडस का जन्म एथेंस में हुआ था। उसकी माता थ्रेसी थी और उसकी शिक्षा दीक्षा एथेंस में ही हुई। थ्यूसिडाइडस ने पेलोपोनेशियन युद्ध का वर्णन किया है। उसका ऐतिहासिक ग्रंथ पेलोपोनेशियन युद्ध का इतिहास है, जिसमें उसने विस्तृत रूप से पेलोपोनेशियाई युद्धों का वर्णन किया है। जो थ्यूसिडाइडस की विषय वस्तु है, जो उसका इतिहास लेखन का एक इतिहास लेखन की शैली है, उसमें वह प्रत्यक्ष रूप से संबंधित घटनाओं का थ्यूसिडाइडस ने वर्णन किया है तथा असंबंधित घटनाओं को उसने छोड़ दिया है। थ्यूसिडाइडस ने अपने इतिहास लेखन में जो प्रमुख विषय वस्तु को चुना है पेलोपोनेशियाई युद्ध, उसने इस युद्ध का इतिहास 8 पुस्तकों के रूप में लिखा है। इतिहास लेखन का उसका लक्ष्य था कि वे अनुसंधानकर्ता जो अतीत का ठीक ठाक ज्ञान इसलिए चाहते हैं कि भविष्य की व्याख्या में मदद मिले, जो मानवीय कार्यकलापों के क्रम में अतीत जैसा ही होगा। इसलिए थ्यूसिडाइडस प्रत्यक्ष रूप से जो संबंधित घटनाएं हैं उनका वर्णन करता है और इस तरह उसके इतिहास लेखन में एक प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति स्पष्टतः देखने को मिलती है। थ्यूसिडाइडस का जो इतिहास लेखन है, उस इतिहास लेखन में उसने राजनीतिक घटनाओं को ज्यादा महत्व दिया है। समस्त घटनाओं के प्रति उसकी निरपेक्ष दृष्टि रही है। सत्य घटनाओं को ही उसने अपने लेखन में स्थान दिया है। वह कथा, व्याख्यान और कहावत में विश्वास नहीं करता था, अपितु यदि उनका अपने लेखन में जिक्र करना हो तो पहले उन्हें तर्क की कसौटी पर कसता था तथा तब ही उन्हें अपने लेखन में स्थान देता था। थ्यूसिडाइडस ने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके और घटनाओं की एक प्रकार से परख और उन्हें तथ्यों के आधार पर प्रमाणिक बनाकर ही उन्हें अपने लेखन में स्थान दिया है।
इसीलिए कालिंगवुड ने लिखा है कि हेरोडोटस यद्यपि इतिहास का जन्मदाता हो सकता है, परंतु मनोवैज्ञानिक इतिहास का जनक थ्यूसिडाइडस ही था। यद्यपि उसके इतिहास लेखन में कई दोष भी हैं, जैसे वह समय की अवधारणा को ठीक प्रकार समझने में असफल रहा, ऐसा मानना है प्रसिद्ध विद्वान वर्नेस का। दूसरे में शॉर्टवेल ये मानता है कि यदि पेलोपोनेशियस युद्ध के इतिहास का ठीक प्रकार समझने में वर्नेस असफल रहा है तो यह थ्यूसिडाइडस का दोष नहीं है। अर्थात शॉर्टवेल वर्नेस की आलोचना करता है कि वर्नेस ने जो समय की अवधारणा न समझने का थ्यूसिडाइडस पर आरोप लगाया है वह गलत है। ई श्रीधरन जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं वो लिखते हैं कि थ्यूसिडाइडस अपने स्रोतों पर कड़ी वैज्ञानिक पद्धति लागू करता था और अपने स्पष्टतम आंकड़ों के आधार पर ही आगे बढ़ता था। वह मानता था कि ऐतिहासिक प्रक्रिया अति प्राकृतिक और अति मानवीय ताकतों से अप्रभावित एवं तार्किक प्रक्रिया है। थ्यूसिडाइडस को भविष्यवक्ताओं पर विश्वास न था और वह मिथकों, किंवदंतियों, आश्चर्यों के पीछे हाथ धोकर पड़ता था। अर्थात मिथकों, किंवदंतियों और आश्चर्यों को जानने का और उनकी सत्यता को परखने का वह प्रयास करता था और अपनी कसौटी पर उन्हें कसकर ही उन पर विश्वास करता था या उनका खंडन करता था। इस तरह थ्यूसिडाइडस इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति का जनक था। ये जो प्रमुख इतिहासकार हुए यूनानी इतिहासकार, तो हम समझ सकते हैं कि उनके इतिहास लेखन की कमियां और अच्छाइयां क्या थी। यह तथ्य भी स्पष्ट है कि यूनानी इतिहासकारों ने इतिहास के अंतर्गत एक सीमित घटना का वर्णन किया है। आप समझ सकते हैं कि हेरोडोटस ने केवल ईरानी युद्धों को अपने इतिहास लेखन में स्थान दिया, जबकि केवल ईरानी युद्ध ही संपूर्ण मानवता का इतिहास नहीं हो सकते। इस तरह हेरोडोटस के इतिहास लेखन को या थ्यूसिडाइडस के इतिहास लेखन को पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने केवल कुछ सीमित घटनाओं को या हमें कहें विस्तृत इतिहास की कालावधि में कुछ सीमित कालखंड को ही अपने इतिहास लेखन का विषय बनाया है, जो कि किसी भी तरह अगर देखा जाए तो समग्र रूप से इतिहास नहीं कहा जा सकता। दूसरा पक्ष, उन्होंने राजनीतिक घटनाओं को ही महत्व प्रदान किया है, जबकि इतिहास के अंतर्गत अतीत के मानव समाज के समस्त क्रियाकलापों का अध्ययन आवश्यक है। इन तथ्यों को भी हमें ध्यान में रखना आवश्यक है, तभी हम इतिहास लेखन की परंपराओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं।